Hey guys, this is Kumar Anand and welcome back to Study Smart tutorial. In this video, we will learn the first chapter of class 10 physics, that is light reflection and refraction. प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन. I have tried my best to make this video useful for both Hindi and English medium students as well as for the competitive exam aspirants. So without wasting time, let's start. देखो, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब ये होता है कि हर वेव की तरह लाइट का भी कुछ वेवलेंथ होगा. ठीक है. वेवलेंथ के बारे में अगर आप भूल गए हो तो हम देख जान लेते हैं कि वेवलेंथ दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं. ठीक है. यानी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलेंगे, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को यानी कि दो लोएस्ट पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलेंगे. ये दोनों ही, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा और इसे ही हम वेवलेंथ कहते हैं. अब वेवलेंथ के हिसाब से लाइट को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है. ठीक है. जो हाईएस्ट वेवलेंथ की लाइट रेज होती है उसे हम रेडियो वेव्स कहते हैं. ठीक है. उससे कम वेवलेंथ की लाइट रेज को, देखो आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, क्लियरली विजिबल है. यहाँ पे देखो वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है. दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है यानी वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है. अब हाईएस्ट वेवलेंथ वाले लाइट रेज को हम रेडियो वेव्स कहते हैं, उससे कम वाले को माइक्रोवेव एंड सो ऑन. इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज. ठीक है. लेकिन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस रेंज में आने वाली वेवलेंथ देख लो. रेडियो वेव्स का वेवलेंथ 10 टू द पावर 3 ऑर्डर का होता है, माइक्रोवेव्स का 10 टू द पावर -2 और बाकी का आप देख लो. विजिबल जो लाइट रेज होती है उनका वेवलेंथ 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर में होता है और यही लाइट रेज सिर्फ हमें दिखाई देती है, इसीलिए इनको नाम ही हम देते हैं विजिबल रेज. क्लियर है. और इस चैप्टर में हम विजिबल रेज के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं. तो अब आगे देखते हैं. देखो, लाइट रेज जब एक मीडियम से होती हुई दूसरी मीडियम के सरफेस पर आकर के इंसिडेंट होती है यानी टकराती है. देखो, एक मीडियम मीडियम वन से आ रही है, दूसरे मीडियम के सरफेस में इंसिडेंट हुई यानी टकराई इस पॉइंट पर. ठीक है. तो अब तीन पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक प्रैक्टिकल केस में तीनों ही चीजें होती है. हो सकता है कि रिफ्लेक्शन काफी कम हो, रिफ्रैक्शन काफी ज्यादा हो, या हो सकता है रिफ्रैक्शन काफी ज्यादा हो और रिफ्लेक्शन काफी कम हो. ये सारी चीजें क्या होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, हम ऑब्वियसली हम आगे वीडियो में देखेंगे. देखो, लाइट रेज आई इंसिडेंट की, जो पोर्शन वापस सेम मीडियम में लौट गया इस पोर्शन को हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं. ठीक है. इंसिडेंट लाइट, और जो पोर्शन वापस सेम मीडियम में लौट गया उसे रिफ्लेक्टेड लाइट. जो पोर्शन दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गया, देखो दूसरे मीडियम के थ्रू ये पोर्शन प्रोपगेट कर रहा है लाइट का, कुछ पोर्शन वापस लौट गया जिसे हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे यानी परावर्तित किरण. ठीक है. कुछ पोर्शन दूसरे मीडियम, एक पोर्शन जो सेम मीडियम में लौट गया उसे हम रिफ्लेक्टेड लाइट, जो पोर्शन दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हुआ उसे हम रिफ्रैक्टेड लाइट. ठीक है. इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन. और कुछ पोर्शन होगा जिसको ये दूसरा मीडियम अब्सॉर्ब कर लेगा, ये दूसरा वाला मीडियम. ओके. लाइट का अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो अलग अलग मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है. जो फिलहाल वीडियो की शुरुआत में जो जानना जरूरी है वो ये कि लाइट का स्पीड इन वैक्यूम या एयर हम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 रफली मीटर पर सेकंड लेते हैं. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड रफली हम इतना वेलोसिटी लेते हैं लाइट का इन वैक्यूम और एयर स्पीड. ठीक है. सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन पे. देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट रेज आती है, किसी सरफेस पर टकराती है यानी इंसिडेंट होती है और आफ्टर इंसिडेंस वो वापस लौट जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट रेज जो आ रही है इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो वापस लौट रही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे ये लाइट रे आकर टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम नॉर्मली कहेंगे. एक लाइन है जो कि इस सरफेस पर नॉर्मल है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कि इस सरफेस पर जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, ये लाइन. तो दिस लाइन विल बी आवर नॉर्मल. अब रिफ्लेक्शन चाहे कहीं भी हो, किसी भी सरफेस से हो, दो लॉ हमेशा फॉलो करेगा. फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म कर रही है यानी कि आई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण है इंसिडेंट रे और ये परावर्तित किरण है रिफ्लेक्टेड रे. तो रिफ्लेक्टेड रे
नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म करेगी इसे हम कहेंगे आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है देन आई विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे यानी जो रे आकर टकरा रही है सरफेस पर, इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। नॉर्मल यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन जो हमने ड्रॉ किया जो कि इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे, ये नॉर्मल है। और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा। इसका क्या मतलब है? यानी आप एक प्लेन इमेजिन कर पाओगे 3 डायमेंशनली, जिसमें कि ये रे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों आ जाए। अगर मैं 2 डायमेंशन में समझाने की कोशिश करूं तो आप एक लाइन इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये तीनों लाइन कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पर ये लाई करेंगे, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि एक लाइन होगा जिस पर कि, सॉरी क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक लाइन होगा जिसमें कि तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, ऐसा मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ओके, लेकिन ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है मैं इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जिसमें कि ये तीनों पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उससे सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एक प्लेन पर होंगे, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पावर पॉइंट स्लाइड को एक पेज की तरह मानूं, ओके, तो जितना कुछ भी इसमें रिटर्न है, ये सारे टेक्स्ट, ये पिक्चर, ये सारे कुछ इसी प्लेन पर है, इस पेज के प्लेन पर है। ओके, इन द सेम मैनर हम एक प्लेन इमेजिन कर पाएंगे जिसमें कि ये इंसिडेंट रे भी आएगा, यानी जो रे आकर टकरा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा, यानी जो रे टकरा कर वापस लौट रही है सेम मीडियम में। लाइट रे एक मीडियम 1 से आ रही है प्रोपगेट करती हुई, दूसरे मीडियम 2 के सरफेस पे टकराई और फिर सेम मीडियम में यानी मीडियम 1 में लौट गई। दैट इज वाई दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन पर आएंगी, ऐसा हम इमेजिन कर पाएंगे 3 डायमेंशन में। चलो क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर जैसा नाम से पता चलता है, ऐसा मिरर जिसका सरफेस पूरी तरह से फ्लैट हो उसे हम प्लेन मिरर बोलेंगे। नॉर्मली हमारे वॉशरूम में, हमारे घर में हर जगह प्लेन मिरर का ही यूज होता है। प्लेन मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म करता है इसके बारे में जानते हैं। अब इमेज कैसे फॉर्म होता है ये आप वीडियो में आप सब कुछ जानोगे, बस वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं ये सब कुछ समझने के लिए। चलो एक प्लेन मिरर है मेरे पास और मैं इसके सामने खड़ा हो गया कुछ यहाँ पर। अब जो मेरा इमेज फॉर्म होगा वो सीधा होगा या उल्टा? ऑब्वियसली सीधा होगा। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, सारे मिरर तो प्लेन ही होते हैं नॉर्मली हमारे घर में। ओके, और प्लेन मिरर क्यों होते हैं? क्योंकि उनका सरफेस फ्लैट होता है, इसलिए वो प्लेन है, कर्व्ड नहीं है, वो फ्लैट है, समतल है, सपाट है। चलो, अगर मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा इमेज हमेशा सीधा ही फॉर्म होगा, अगर मैं सीधा हूं तो मेरा इमेज भी सीधा होगा। दैट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, ये इमेज है याद रखना, ये इमेज है एंड मैं खुद को ऑब्जेक्ट मानता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। चलो, यानी कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, यानी सीधी होती है। सेकंड, अगर मैं मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा जो इमेज फॉर्म होगा वो मुझे ऐसा लगेगा कि मिरर से 2 मीटर पीछे है। ओके, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर होता है, इमेज मिरर से पीछे उतने डिस्टेंस पे ऐसा परसीव होता है कि वो सिचुएटेड है इमेज, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या परसीव करेगा कि वो मिरर से जितने डिस्टेंस पे खड़ा है, ओके, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर से पीछे उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। इफ दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर देन दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 2 मीटर्स। ये दूसरा पॉइंट था मिरर, ए प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसके बारे में। इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस, and erect and the image formed is at the same distance in the back of the mirror as that of the object is placed in front of the mirror। क्लियर है? अब देखो तीसरा पॉइंट है, इमेज जो फॉर्म होता है वो हमेशा, मैंने इरेज कर दिया गलती से, इमेज जो फॉर्म होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल और रियल इमेज आप आगे जानोगे, अभी फिलहाल सिर्फ इतना जानो कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, यानी मेरा जो इमेज यहाँ पे एक्चुअल में जो फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है।
ओके। और इमेज फॉर्म जो होगा वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होगा। अब लेटरली इन्वर्टेड इमेज का क्या मीनिंग होता है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मीनिंग ये होता है कि अगर मान लो मैं इमेज एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं, तो मेरा जो लेफ्ट पोर्शन है वो मेरे इमेज का राइट पोर्शन होगा। ओके। और मेरा जो राइट पोर्शन है वो मेरे इमेज का लेफ्ट पोर्शन होगा। यानी मेरा लेफ्ट इमेज में राइट हो गया है और मेरा राइट इमेज में लेफ्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर जब एक इमेज फॉर्म करती है तो हमेशा वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। चलो, प्लेन मिरर के बारे में हमें इतना ही जानना है और इतना ही है, इससे ज्यादा प्लेन मिरर के बारे में है नहीं। We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see things. यानी किसी भी चीज पे जो लाइट रेज फॉल करती है और फॉल होने के बाद उस चीज के सरफेस पे लाइट रे फॉल होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों के अंदर इंटर करती है तो हमारी आंखों के पीछे रेटिना में इमेज फॉर्म होता है जिससे कि हमें वो चीज विजिबल होती है। ये एक सिंपल सा रीजन है किसी भी चीज के विजिबल होने या ना विजिबल होने का। अगर लाइट नहीं है तो कोई भी लाइट रेज आकर के, मान लो इस फ्लावर की बात कर रहे हो और लाइट नहीं है तो कोई भी लाइट रे आकर इस फ्लावर में इंसिडेंट नहीं हो रही है जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में इंटर करे, तो हमें ये फ्लावर विजिबल नहीं होगा। अगर लाइट रेज है यानी हमारे आसपास रोशनी है, लाइट है, तो कई सारी लाइट रेज होंगी जो कि इस फ्लावर पर आकर इंसिडेंट करेंगी और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी टकराकर जब वो वापस लौटेंगी तो हमारे आंखों के अंदर एंटर करेंगी और रेटिना पर इमेज फॉर्म होगा जिससे कि ये फ्लावर विजिबल होगा। ये एक सिंपल सा रीजन है किसी भी चीज के विजिबल होने या ना होने का। अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में तो वो सारी चीजें जो कि लाइट इमिट करती है उन्हें हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। लाइक दिस कैंडल और दिस मून, स्टार्स, ट्यूब, बल्ब, ये सारी चीजें क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट है। इवन अगर आप नेचर में देखो तो जुगनू वगैरह भी आप एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह मान सकते हो, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, उनका भी अपना खुद का लाइट होता है। जरूरी नहीं कि आपका खुद का लाइट हो एक सोर्स ऑफ लाइट होने के लिए, आप लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं तो भी आप एक सोर्स ऑफ लाइट हो। ठीक है। अब देखो, सोर्स ऑफ लाइट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है ल्यूमिनस सोर्स, वो सारी चीजें जो कि अपना खुद खुद से लाइट इमिट करती है उन्हें हम ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं, जैसे सन, जैसे ये कैंडल, जैसे ये स्टार्स। ओके। ये सारी खुद से लाइट, इनका अपना खुद का लाइट होता है जिसे ये इमिट करती है। ओके। अब स्टार्स और सन ये सब क्या है? मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस जो कि बर्न हो रहे हैं लगातार, जिससे कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रेज इमिट हो रही है और हीट भी इमिट हो रहा है और वही लाइट रे हमें विजिबल होता है। तो ये चाहे वो कैंडल की बात करें, स्टार की बात करें, सन की बात करें, ये सारे ल्यूमिनस सोर्स है। क्यों? क्योंकि इनका खुद का लाइट होता है। ओके। अब ल्यूमिनस सोर्स भी नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स हो सकते हैं जैसे सन, स्टार, ये नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स है। इवन जुगनू, अगर आप जुगनू की बात करें तो वो भी चमकता है, तो इट इज ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है। अगर हम मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स की बात करें तो लैम्प्स, कैंडल्स, लैंटर्न्स, ये सारी चीजें मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स यानी कि वो सोर्सेज जिनका खुद का लाइट नहीं है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं। ओके। जैसे मून, अगर आप मून की बात करो तो मून का कोई अपना खुद का लाइट नहीं होता, ये सन से लाइट रेज आती है। लेट मी चेंज द इंक कलर। हाँ, सन से लाइट रेज आती है और इस पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमें ऐसा लगता है कि मून चमक रहा है। तो मून का खुद का लाइट नहीं है, सन से लाइट रेज आती है, मून पे टकराती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचती है तो हमें मून विजिबल होता है। तो मून इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट बट इट इज अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। याद रखना, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट्स के बारे में भी सेम है, प्लैनेट्स का भी खुद का लाइट नहीं होता है, वो भी नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वुड, टेबल, आपकी बुक, पेन, ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, इनका खुद का लाइट नहीं होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके, ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इनका खुद का लाइट नहीं होता, तो ये सारे नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। ल्यूमिनस सोर्स जिनका खुद का लाइट है जो वो इमिट कर रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स जिनका खुद का लाइट नहीं है वो किसी ल्यूमिनस सोर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण चमक रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। अब हम आते हैं मीडियम ऑफ लाइट पे। सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपगेट्स आर कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइट। यानी वो सारी चीजें जिनसे होकर लाइट प्रोपगेट करती है उन्हें हम मीडियम ऑफ लाइट कहेंगे। ओके। मीडियम यानी माध्यम। मीडियम तीन तरह के हो सकते हैं। एक है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी मीडियम, इससे लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसमिट कर जाती है यानी इसकी दूसरी तरफ चली जाती है। ओके। दैट इज व्हाई वी कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि ग्लास है। ग्लास, एयर, वाटर और भी कई सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है। अगर आप
स्पेक्टिकल्स यूज करते हो तो आपके जो ग्लासेस है वो भी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद आता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम को क्रॉस करके लाइट रेज नहीं जा सकती। ओके, यानी ओपेक मीडियम पे लाइट टकराएगी, इंसिडेंट होगी और ऑलमोस्ट सारा का सारा लाइट टकरा कर लौट जाएगा। यानी कि ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, यानी ओपेक मीडियम के दूसरे तरफ लाइट नहीं जा पाती। दैट इज वाई वी कैन नॉट सी व्हाट इज ऑन द अदर साइड ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीडियम। अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट मीडियम का, यानी कि पारभासी मीडियम, तो ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का चीज है। जिस तरह से मेटल और नॉन मेटल्स के बीच सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसी तरह ट्रांसलूसेंट ना ही पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है और ना ही पूरी तरह से ओपेक होता है। इसकी दूसरी तरफ क्या है, हम पार्शियली देख पाते हैं, क्योंकि लाइट रेज ये एक मेजर पोर्शन को रिफ्लेक्ट भी करता है और ये एक मेजर पोर्शन को अपने से होकर क्रॉस भी करने देता है, यानी कि ट्रांसमिट भी करने देता है। ठीक है, इसलिए हम इसके दूसरी तरफ क्या है उसको पार्शियली देख पाते हैं एक ट्रांसलूसेंट मीडियम की। ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जांपल आप ले लो, ग्राउंड ग्लास, ग्रीस्ड पेपर, ऑयल्ड पेपर। अगर आप पेपर में ऑयल लगा दो तो वो भी ट्रांसलूसेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसकी दूसरी तरफ क्या है उसको आप पार्शियली देख पाते हो। ओपेक ऑब्जेक्ट, हमारे आसपास ओपेक ऑब्जेक्ट्स भरी पड़ी है, जैसे चेयर, डेस्क, जो माउस मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, सब कुछ ओपेक ही है। ये लैपटॉप, ये ओपेक ही है। दीवार मेरे रूम की, ये भी ओपेक है। सारा कुछ ओपेक है, जिसके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट इसके दूसरी तरफ नहीं जा पाता है, इसको क्रॉस करके नहीं जा पाता है ओपेक ऑब्जेक्ट को, ओपेक मीडियम को। क्लियर है? ट्रांसलूसेंट को क्रॉस करके पार्शियली जा पाता है, इसलिए हम पार्शियली देख पाते हैं कि अदर साइड क्या है। और ट्रांसपेरेंट को ऑलमोस्ट कंप्लीटली जा पाता है क्रॉस करके लाइट। ओके, दैट इज वाई हम काफी क्लियर देख पाते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की दूसरी तरफ क्या है। दैट इज वाई जो हम ग्लास यूज करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम ओपेक ऑब्जेक्ट को एज अ ग्लास यूज करते हैं हमारे स्पेक्टिकल्स में। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है। एक होता है, देखो एक चीज याद रखना, रिफ्लेक्शन चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो हमेशा ओबे करना ही है, वो तो हमेशा ओबे करना है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं हिंदी में। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन highly polished surface, the reflected beam will also be parallel and hence the whole light falling on the surface is reflected in a definite direction. Such a reflection is called regular reflection. देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक हाईली पॉलिश सरफेस होता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है, यानी अनइवननेस इसमें काफी कम होता है, ये रफ नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, अगर आप देखो ढेर सारी लाइट रेज आकर टकरा रही है, पैरेलल लाइट रेज आकर के इसमें इंसिडेंट हुई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी एक दूसरे से पैरेलली वापस लौटी। इंसिडेंट रेज देखो सारी पैरेलल है एक दूसरे से, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी सारी पैरेलल है एक दूसरे से, क्योंकि ये एक स्मूथ सरफेस है, इसमें अनइवननेस काफी कम है, रफनेस काफी कम है। वहीं अगर हम एक इरेगुलर सरफेस की बात करें, जिससे कि अनियमित, इरेगुलर सरफेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि अनियमित परावर्तन। अगर हम इरेगुलर सरफेस की बात करें इस केस में, तो देखो होता क्या है, यहाँ पर तो पूरा ये परफेक्टली फ्लैट था, स्मूथ था। ओके, यहाँ पे रफनेस ना के बराबर थी, हाईली पॉलिश्ड था ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में ये सरफेस, इसलिए तो इससे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पाया। अगर हम इस सरफेस को रफ बना दे, तो अब आप अगर इससे मैग्नीफाई करके देखोगे तो ये सरफेस कुछ इस तरह से है। ओके, अब लाइट रेज जो आकर के टकरा रही है वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे लाइट रेज, जैसे ये लाइट रे यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सरफेस का स्लोप कैसा है, इस पे डिपेंड करते हुए लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगी। ओके, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। यानी कि देखो यहाँ पर तो पैरेलल लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हुई थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। ओके, तो इसलिए ये है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप बोले, इस वीडियो की शुरुआत में हमने प्लेन मिरर्स के बारे में देखा था। प्लेन मिरर्स एक मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मिरर होता है, जिसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मिरर्स हम यूज करते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, या कॉन्वेक्स मिरर, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब ऐसा क्यों है कि इसे हमने कॉनकेव मिरर कहा और इसे हमने कॉन्वेक्स मिरर कहा? देखो, मिरर जो है बस इतना पोर्शन है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये पोर्शन जो है ये हमारा मिरर है, यहाँ से यहाँ तक बस। बाकी पोर्शन, इस पूरे स्फीयर से हमने इतने पोर्शन को काट कर अलग किया है, इसलिए जितने पोर्शन को हमने काट कर अलग किया ये हमारा मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि हमने इसके बाहर वाले सरफेस पर कोटिंग किया हुआ है। ओके, इसका जो बाहर वाला सरफेस है, ये जो सरफेस है
ऑन द अदर साइड बाहर वाले तरफ इस पर हमने कोटिंग की है जो कि सिल्वर कोटिंग होता है यूजुअली। इस कोटिंग करने से फायदा क्या होता है, इस तरफ से जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो टकरा करके इसी तरफ वापस लौटेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, इस तरफ से जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इसी तरफ वापस लौट जाएंगे, उस तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ हमने कोटिंग किया हुआ है। क्लियर है? दूसरी तरफ इस तरफ हमने कोटिंग किया हुआ है ताकि लाइट रेज क्रॉस करके इधर से जो लाइट रेज आ रही है, इधर से जो लाइट रेज आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर ही रहे, उस तरफ ना जाए। दैट इज वाई इट इज अ कॉन्केव मिरर, क्योंकि हमने बाहर वाले सरफेस पे कोटिंग किया हुआ है। अगर हम ये कोटिंग अंदर वाले सरफेस पे करते, देखो इस केस में हमने अंदर वाले सरफेस पर कोटिंग किया हुआ है। ओके, ये जो अंदर का सरफेस है ये पूरा कोटेड है, सिल्वर कोटेड, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी बाहर वाले सरफेस पे लाइट रेज इंसिडेंट करेंगी, किसी भी एंगल पर इंसिडेंट कर सकती है एंड अकॉर्डिंगली वो वापस लौटेंगी। ओके, बाहर वाले सरफेस पर लाइट रेज इंसिडेंट करके वापस लौट रही है, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। और यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे लाइट रेज टकरा करके वापस लौट रही है, दैट इज वाई इट इज अ कॉन्केव मिरर। जब रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से हो, जब रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर वाले सरफेस पे हो, इस वाले सरफेस से हो, जब रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से हो जो कि अंदर वाला सरफेस है, तो हम उसे कॉन्केव मिरर कहेंगे। और इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से कराना है, इसलिए बाहर वाले सरफेस में हम सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। और जब रिफ्लेक्शन बाहर वाले सरफेस से हो, लाइट रेज कुछ इस तरह से टकरा करके वापस लौट रही हो बाहर वाले सरफेस से, तब ये एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। और उस केस में हम अंदर वाले सरफेस में सिल्वर कोटिंग करते हैं ताकि लाइट रेज रिफ्रैक्ट ना करे, रिफ्लेक्ट ही करे। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है हम आगे देखेंगे। ओके, बस ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्केव मिरर्स में और कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ जनरल टर्म्स होते हैं। ठीक है, जिस स्फीयर से हमने काट करके इस मिरर को निकाला है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों को ही हम एक स्फीयर से काट करके अलग करते हैं। ओके, तो इस स्फीयर से काट करके हमने इस कॉन्केव मिरर को निकाला है, तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ था भाई, इस स्फीयर का सेंटर ये था। तो इसे ही हम कहेंगे इस मिरर का, यानी इस पोर्शन का जिसको हमने काट कर अलग कर दिया है, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, यानी जिस स्फीयर से काटकर हमने अपने मिरर को अलग किया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता वो हमारा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इस मिरर के मिडिल पोर्शन पे और इसके सरफेस पर ही एक पॉइंट होगा कुछ यहाँ पर, मुझे इंक का कलर चेंज कर दो। ये जो पॉइंट है जो कि मिरर के सरफेस पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, क्योंकि लाइट रेस को आकर के इसी तरफ से टकरा करके वापस लौटना, ये कॉन्केव मिरर है। ओके, पोल, इसे हम पोल कहेंगे या ध्रुव, हिंदी में ध्रुव। तो दिस इज आवर पोल। मिरर के बीचों बीच सरफेस पर एक पॉइंट होगा जिसे हम पोल कहेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाला ये जो लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा इस मिरर पे परपेंडिकुलर ही होता है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के बीचों बीच से होकर गुजरता है और ये हमेशा मिरर पे परपेंडिकुलर होता है एट पोल। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल एक्सिस पोल से भी होकर के क्रॉस करेगा और ये मिरर पे परपेंडिकुलर होगा एट पोल, पोल पर ही ये मिरर से मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं कि रियल में कोई एक्सिस वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम इमेजिन करते हैं। अब अपर्चर क्या होता है, अपर्चर यानी कि इस मिरर का साइज। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को ए माने और इस पॉइंट को बी माने तो इस मिरर का हाइट क्या होगा, ए बी, ये वाला डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ दिस मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही सारी चीजें होंगी, ये वाला जो हाइट है, हाइट ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। और क्योंकि इस स्फीयर से काट करके हमने इतने पोर्शन को जो कि हमारा मिरर है इससे इस स्फीयर से काट करके अलग किया है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता यानी कि ये सी, ये अपने हमारे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी एक पोल होगा जो कि इस मिरर के बीचों बीच होगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, जो कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर पर परपेंडिकुलर होगी एट पोल। पोल वो पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस हमारे कॉन्वेक्स मिरर को काटती है। क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फीयर से काट करके हमने मिरर को अलग किया है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, सी से पी के बीच का डिस्टेंस ही तो इस स्फीयर का रेडियस होता है, तो सीपी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसे हम पीसी बोले तो बेटर होगा क्योंकि सारे डिस्टेंस को हम पोल से ही मेजर करते हैं। ओके, पीसी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। इस केस में भी पी से सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
अगर हम मिरर्स की बात करें तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट लोकेटेड होता है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट होता है फोकस ऑफ द मिरर। पी से एफ के बीच के डिस्टेंस को यानी कि पी एफ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। याद रखना, पी एफ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। पी एफ को हम फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कहते हैं और पीसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कहते हैं। पीसी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं और पीएफ को हम डिनोट करते हैं एफ से। ओके, क्योंकि फोकस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में है, इसलिए फोकल लेंथ यानी कि पी एफ का जो लेंथ है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पीसी के लेंथ का हाफ होगा। ये ट्रू होगा फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। फिलहाल मैं कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ये इक्वली ट्रू है एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा फोकस का एक डेफिनेशन भी है जो आपको जानना है, याद रखना है। वो ये कि एक कॉन्केव मिरर में पैरेलल लाइट रेज जो होती है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मीट करती है। सारी की सारी जितनी भी लाइट रेज पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी। इस पॉइंट को हम इस कॉन्केव मिरर का फोकस कहेंगे। और ये फोकस क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, इसलिए कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है। इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आप देखो, पैरेलल लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करती है, यानी एक दूसरे से एक्चुअल में नहीं मीट कर रही होती है। लेकिन अगर हम सारी लाइट रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ऐसा लगेगा कि मिरर के अदर साइड में आकर के ये एक पॉइंट पर मीट कर रही है, जिसे हम इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहेंगे। अब क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं की है, इसलिए ये एक वर्चुअल फोकस होगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो वर्चुअल फोकस होता है।